गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेंथ क्लास का फर्स्ट लेसन का डे 4 में संसाधन और विकास, जिसके अंदर हम मृदा संसाधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मृदा संसाधन। इससे पहले पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने भू निम्नीकरण यानी भूमि का जो निम्नीकरण था वो क्या था, उससे होने वाले नुकसान क्या थे, किस प्रकार जो है भूमि जो निम्नीकरण हुआ था और उसके उपाय और उसका संरक्षण किस प्रकार था, ये हमने जिक्र किया था। आज हम जो है मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे भी। जो मृदा है वो किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की जो भारत के अंदर है जो मिट्टी यानी मृदा पाई जाती है। देखिए, मृदा जो होती है वो क्या है, भूमि की जो ऊपरी जो सतह होती है और विभिन्न प्रकार के जो कणों से या सूक्ष्म कणों से, सेल कणों से जो बनी होती है, परत जो बनी होती है उसको मृदा कहते हैं। और मृदा का जो निर्माण है वो सेल कणों के और विभिन्न प्रकार के जो जैव और अजैव अपशिष्ट पदार्थों से मिलकर बना होता है। क्योंकि जो मृदा होती है वो किसी सबसे जो महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य एक प्राकृतिक संसाधन है और ये पौधों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है, जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों का भी पोषण करती है। तो इस बात से जो है पता चलता है कि जो मृदा है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मृदा को जो बनने की जो प्रक्रिया होती है वो लाखों करोड़ों वर्ष के अंतराल में होती है। मृदा बनने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भी जो उच्चावच होते हैं, पृथ्वी यानी जो धरातल का जो स्थान है, भूमि का उच्चावच जो है वो इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जनक सेल यानी जो सेल कण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, बारीक सेल कण होते हैं या पहाड़ी चट्टानों से जो पानी के साथ बहा कर लाए गए जो सेल कण होते हैं वो उनसे भी क्या है मृदा का निर्माण होता है। इसके साथ साथ जलवायु का भी मृदा के निर्माण पर सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। समय का भी जो है मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। वनस्पति का भी जो मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ जो जैव संसाधन होते हैं, जैव जो पदार्थ होते हैं और अजैव पदार्थ होते हैं, उसका भी मृदा के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पे हमें इस बात का पता चलता है कि जो मृदा जो संसाधन है यानी जो मृदा है वो किन किन प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बनी होती है या मृदा के जो निर्माण में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण जो कारक है वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ जो अनेकों प्रकार के प्रकृति के जो नियम होते हैं, जैसे तापमान है, तापमान का भी जो है मृदा निर्माण में प्रमुख महत्वपूर्ण जो है स्थान रहा है। जल की जो क्रियाएं होती है, हिम नदी होती है, अपघटन होता है। अपघटन क्या होता है, यानी जैविक पदार्थ जो किसी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उनका जो नष्ट होना और उनका भूमि यानी मृदा के अंदर मिल जाना, ये भी क्या है मृदा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये जो अपघटित जो पदार्थ होते हैं इनसे क्या है, जो मृदा की ऊपरी सतह जो होती है उसके अंदर ह्यूमस नामक जो पोषक जो तत्व होते हैं उसका भी निर्माण होता है। अधिकतर जो जैव पदार्थ होते हैं, जैसे जीव जंतु जो मरने के बाद और इसके साथ साथ जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं, उनको गलने के बाद वो क्या होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। वो इस ह्यूमस नामक तत्व का जो है वो निर्माण करते हैं। और ह्यूमस जो मृदा का एक ऐसा पोषक तत्व है जो उसकी उपजाऊपन को बढ़ाता है। अब क्या है, मृदा बनने की जो प्रक्रिया निर्धारित करने वाले तत्वों में
जो प्रमुख तत्व है उसमें उसकी जो गहराई होती है, यानी किसी भी मृदा या मिट्टी की जो गहराई है वो किस प्रकार की है, यानी कोई भी प्रकार की जो मिट्टी है वो कितनी गहराई तक फैली हुई है। इसके साथ साथ उसका रंग किस प्रकार का होता है, मृदा का जो रंग है वो क्या है, और उसका गठन किस प्रकार हुआ है, यानी मृदा के निर्माण में किन किन पोषक तत्वों का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक क्रियाएं और रासायनिक पदार्थों का भी इसमें समावेश होता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो भौतिक गुणों के द्वारा है मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा निर्माण के बाद में हम जो मृदाओं का वर्गीकरण है वो पढ़ते हैं। जो मृदा होती है वो किस प्रकार की होती है, मृदा का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं, यानी मृदा को हम किन किन भागों में बांटते हैं, किस प्रकार की जो मृदा है वो भारत के अंदर पाई जाती है। क्या है, मृदा का जो विस्तृत रूप जो होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैला होता है, और जो ये फैली हुई मृदा है वो किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मृदा के द्वारा ही हम अधिकतर जो क्रियाएं यानी अनाज का उत्पादन है, कृषि क्रियाएं जो है वो मृदा के अंदर यानी भूमि की जो ऊपरी सतह है उसी के अंदर करते हैं। एक चार्ट के द्वारा मैं देखते हैं कि ये जो हमारी भूमि का सबसे जो ऊपरी भाग है जिसमें पोषक जो तत्व होते हैं और महीन जो कण होते हैं, महीन कणों से बनी हुई जो ऊपरी सतह होती है ये क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है, और ये मृदा की क्या है, ऊपरी सतह है। इसके बाद में दूसरा जो सत्र होता है मृदा का उसे उपमृदा बोला जाता है, उपमृदा। इसमें क्या है, बालू कणों के साथ साथ जो महीन कण भी बिल्कुल मिले होते हैं, और ये मध्य मृदा के ऊपर पाई जाती है और ऊपरी मृदा के नीचे पाई जाती है। जो मृदाएं होती है, इसके बाद में जो तीसरा जो सत्र है वो क्या है, अपक्षित। अपक्षित जो मृदा होता है, अपक्षयित जो मृदा है वो तीसरे स्थान पर पाई जाती है, और ये क्या है, जो कंक्रीट पत्थरों से बनी होती है, बारीक जो कंक्रीट होते हैं उससे बनी होती है, और सबसे जो नीचे होते हैं वो क्या है, चट्टानों के रूप में या परतों के रूप में या सेलों के रूप में इसका जो है निर्माण हुआ होता है। और सबसे जो निचली चट्टानें होती है वो क्या होता है, अपक्षय रहित चट्टानें होती है, अपक्षय रहित यानी जो टूटी हुई चट्टानें न हो। इस प्रकार हमारी जो मृदा है उसमें भूमि का जो सत्र है वो क्या है, किस प्रकार की जो मृदाएं हैं इसमें पाई जाती है। अब हम सबसे पहले जिक्र करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो मृदा है या मृदा का जो वर्गीकरण है, मृदा को किस किस भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मृदा, जो जलोढ़ मृदा है इस मृदा का जो क्षेत्र है वो क्या है, विस्तृत है। इसका जो विस्तार है वो काफी मात्रा में है, विस्तृत ये क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान का अधिकतर जो भाग है वो क्या है, इस मृदा से बना हुआ है। यह मृदा क्या है, हिमालय से आने वाली महत्वपूर्ण जो नदियां होती है, हिमालय से आने वाली महत्वपूर्ण नदियां यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों के द्वारा अधिकतर जो भाग है इससे बना हुआ है। क्योंकि ये नदियां क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों से जब नीचे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो ये अपने साथ जो शैलकण होते हैं या पर्वतीय जो मृदा होती है उसको बहाकर तेज बहाव के साथ अपने साथ लेके आती है, और हिमालय की तलहटी के अंदर
जो मैदानी भागों में प्रवेश करने के बाद में उसका निक्षेपण जो है वो वहाँ पे कर देती है। निक्षेपण का मतलब यानी निक्षेपण का अर्थ होता है किसी भी मृदा का या सेल कणों का जमीन पर बिछा देना या जमा करना क्या कहलाता है? मृदा का निक्षेपण कहलाता है। और जो जलोढ़ मृदा है ये जो अधिकतर है जो हिमालय की तलहटी के अंदर नीचे जो गहरी खाइयाँ होती है या जिसे गलियारे बोलते हैं, गलियारे या संकरी जो गांठियाँ होती है, संकरी गांठियाँ, उन क्षेत्रों से तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियां होती है उनके जो डेल्टा होते हैं, उन डेल्टाओं में भी क्या है इस मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा रेत, सिल्ट, जलोढ़ जो मृदा होती है वो रेत, सिल्ट जिसे सेल बोलते हैं और मृत्तिका, इन तत्वों से मिलकर पाई जाती है। या मृदा के अंदर, जलोढ़ मृदा के अंदर रेत, सिल्ट और मृत्तिका का विभिन्न अनुपात पाया जाता है। नदी के जो मुहाने होते, नदी मुहानों पर भी अधिकतर है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ऐसी जो मृदाएं होती हैं वो क्या है, पर्वतों के तलहटी में जो हिमालय के जो अधिकतर जो नीचे का भाग है उन मैदानों में पाई जाती है। और जिन मैदानों में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, चोक क्षेत्र बोला जाता है। उनको चोक क्षेत्र, यानी चोक क्षेत्र का मतलब क्या है, जिस क्षेत्र के अंदर जो हिमालय की नदियों का जो पानी है और अपने साथ सेलकण जो बहाकर लेके आती है, सबसे पहले जो क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है वो घाटियाँ की, वो क्षेत्र या क्या कहलाता है, चोक क्षेत्र कहलाता है। जलोढ़ जो मृदाएं होती है वो क्या है, सबसे इसकी महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो क्या होता है, ये जो मृदा होती है वो क्या होती है, उपजाऊ मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है। और इन मृदाओं वाले जो क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा है वो कृषि का उत्पादन होता है। और यहाँ जिन क्षेत्रों में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ पे संघन जनसंख्या यानी अधिक मात्रा में जनसंख्या का निवास स्थान होता है, क्योंकि जलोढ़ मृदा उपजाऊ होने के कारण जो कृषि क्षेत्र है वो क्या होता है, इसका विस्तृत हो जाता है। और वहाँ पे जो जनसंख्या संगठन है यानी जनसंख्या जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। दूसरा होता है काली मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद में हम पढ़ते हैं काली मृदा। इससे पहले जो जलोढ़ मृदा होती है वो अधिकतर किन राज्यों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस दूसरा है काली मृदा। काली मृदा का जो रंग होता है वो क्या होता है, काला होता है और इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये मृदा जो होती है वो कपास की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा कहलाती है या मिट्टी होती है।
जनक सेलों के द्वारा काली मृदा बनने से जो महत्वपूर्ण योगदान जो जनक सेल होते हैं वो काली मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो मृदा होती है वो महानदी और गोदावरी और कृष्णा नदियों के द्वारा, यानी कृष्णा नदियों और महानदी गोदावरी घाटियों के, महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये जो मृदा है वो फैली है। इस मृदा का जो विस्तृत स्थान है वो महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैला है। काली मृदा क्या है, बहुत ही महीन कणों यानी जो बारीक कणों और मृत्तिका से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो मृदाएं होती है इसके अंदर कैल्शियम, पोटास और चूने की जो मात्रा होती है वो पाई जाती है। काली जो मृदा है उसके अंदर कैल्शियम, पोटास और चूने की मात्रा होती है। इसमें जो फास्फोरस की मात्रा होती है, यानी फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। फास्फोरस की मात्रा वो क्या होती है, इसमें कम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काली मृदा है ये क्या है, जल जो धारण करने की क्षमता इस मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। जल धारण करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। जल धारण करने की क्षमता जो है वो इसमें ज़्यादा होती है। और क्योंकि गिल्ली होने के बाद में इस मिट्टी को जो जोतना है वो बड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गिल्ली होने के बाद में ये मृदा क्या होती है, चिकनी हो जाती है। इसके बाद में लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। लाल और जो पीली मृदा होती है वो अधिकतर दक्कन का जो पठार है, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी भागों में, दक्षिणी हिस्से के अंदर, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के अंदर है जो ज़्यादा पाई जाती है। और ये रवेदार आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी होती है। रवेदार आग्नेय चट्टानों से इसका जो है वो निर्माण हुआ होता है। ये अधिकतर जो मृदा है, लाल और पीली जो मृदाएं होती है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा का जो मैदान है, मध्य गंगा का मैदान, उन क्षेत्रों में क्या है, ये इस मृदा की जो मात्रा है वो पाई जाती है। इसके साथ साथ इन मृदाओं का जो रंग है वो लाल, रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जो होती है, लाल आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टानें होती है उसमें लोहे धातु की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। लोहे धातु की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। और इसका पीला जो रंग है इसका वो जल योजन के द्वारा होता है, जल योजन के कारण होता है। अब चौथी जो मृदा है वो कौन सी है, लेटराइट मृदा।
लेटराइट जो मृदा, देखिए लेटराइट जो मृदा होता है, मृदा जो होती है उसको ग्रीक भाषा के जो शब्द है वो लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट। यानी लेटराइट जो मृदा है वो उच्च तापमान यानी अधिक तापमान, उच्च तापमान और अत्यधिक जो वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। यह जो भारी वर्षा के अत्यधिक निक्षालन के कारण क्या है, इस मृदा का जो है वो निर्माण होता है, और अधिक जल के कारण इसमें जो ह्यूमस की जो मात्रा होती है, यानी जो उपजाऊपन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, इसमें कम होती है। और वर्षा के कारण क्या, अधिक वर्षा के कारण जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके द्वारा जो मृदा का जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ये जो मृदा होती है खास तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कुछ एक भागों में पाई जाती है। इन मृदाओं में जो लेटराइट जो मृदा होती है उसमें काजू की जो फसल के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। काजू फसल के लिए लेटराइट जो मृदा है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, जैसा कि नाम से पता चलता है, मरुस्थलीय जो मृदा होती है इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल और भूरा। इसका रंग लाल और भूरा होता है और इसमें लवण की जो मात्रा होती है, लवण यानी जो नमक की मात्रा जो होती है वो क्या है, ज़्यादा होती है। नमक की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। कुछ एक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इतनी अधिक लवणीय होती है, मात्रा होती है, जहाँ पे झीलों के अंदर, झीलों में इसके जल को भूमि पर सुखाकर उसे नमक क्या है, बनाया जाता है, नमक भी इनमें बनाया जाता है। और वाष्पीकरण यानी अत्यधिक गर्मी के कारण वहाँ पर वाष्पीकरण के द्वारा जो लवणीय जो जल है उससे नमक का उत्पादन किया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ पे जल वाष्प दर जो होती है वो अधिक होती है। जल वाष्प दर का मतलब क्या होता है, यानी उन क्षेत्रों में जहाँ पे अत्यधिक गर्मी है और जो शुष्क जलवायु है वहाँ जो पानी होता है उसमें वाष्प बनकर वो क्या है, ऊपर उड़ जाता है और उसमें से जो लवणीय जो पदार्थ है वो क्या है, नीचे रह जाते हैं। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है, कम होती है। मृदा की सतह के जो नीचे कैल्शियम की मात्रा, यानी इस मृदा की जो नीचे कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसके कारण मृदा में अंतः जल संपदन, अंतः जल संपदन का मतलब होता है जो जल का जो रिसाव होता है, रिसाव जो जल का होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मृदा की को सही तरीके से क्या है, इसको सिंचित किया भी जा सकता है। कुछ ही क्षेत्रों में जैसे राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसमें
और उत्तरी भाग के अंदर जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से कुछ एक इधर जो उन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है, इस मिट्टी में जो जल को धारण करने की जो क्षमता है वो थोड़ी ज़्यादा है, और उन क्षेत्रों में जो कृषि उत्पादन है वो किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके बाद में वन मृदा। वन मृदा वन मृदा जो होती है ये आमतौर पर किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है वन मृदा पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो वन मृदा है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ वर्षा वन भी उपलब्ध होते हैं। वर्षा वन की उपलब्धता यानी प्राप्तता क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय जो पर्यावरण होती है, इनका जो गठन होता है यानी इन मृदाओं का जो निर्माण होता है उसमें पर्वतीय पर्यावरण जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अनुसार जो नदी घाटियों में जो मृदाएं होती है उनसे क्या है, दोमट मृदा और सिल्टदार जो मृदा है क्या है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। सिल्ट की जो मात्रा होती है और दोमट और सिल्ट की जो मात्रा होती है वो इसमें ज़्यादा होती है। इसका जो गठन है वो मोटे कणों के द्वारा होता है, मोटे कणों के द्वारा होता है। और ये नदी घाटियों के निचले जो क्षेत्र होते हैं, विशेषकर नदी जो सोपान होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर इन मृदाओं का निर्माण होता है और ये मृदाएं क्या होती है, उपजाऊ होती है। ये मृदाएं उपजाऊ होती है। उपजाऊपन का इसका कारण क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वन क्षेत्र होते हैं, उनमें जो जैव और अजैव पदार्थ होते हैं उनके अपघटन के कारण क्या है, इस मृदा का जो निर्माण है और या इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अब हमने जो मृदा का या मिट्टी का जो वर्गीकरण है उसको अच्छी तरह से इस पर चर्चा की है। अब इसके बाद में हम मृदा अपरदन और उसका संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मृदा अपरदन क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र के अंदर तेज हवा व जल के कारण मृदा का बह जाना यानी ऊपरी जो सतह होती है उसका बह जाना और दूसरी स्थान पर चले जाना मृदा का क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन के बहुत से महत्वपूर्ण कारक होते हैं। देखिए, बहुत सी क्रियाएं जो होती है वो साथ साथ चलती हैं। जैसे जो अधिक ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, अधिक ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें जल के द्वारा क्या है, मृदा का जो है वो अपरदन होता है। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों के अंदर कम वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में भी क्या है, मृदा जो है अपरदन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। या जिन क्षेत्रों के अंदर तेज हवाएं चलती है और वहाँ की मिट्टी जो है वो क्या है, ऊपरी जो सतह होती है वो कमज़ोर होती है, उन क्षेत्रों में जो है मृदा का अपरदन होता है। इसके साथ साथ जो पवन है, हिम नदी और जल जो है मृदा का जो है प्रमुख अपरदन का प्रमुख कारण होता है। बहता हुआ जब जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी खाइयों में, यानी जब नदियों का जल गहरी खाइयों से होकर बहता है तो उसका जो बहाव होता है वो क्या है, तेज होता है, जिसके कारण जो नदी जो बेसिन होते हैं, बेसिन का मतलब क्या होते हैं, ऊंचे दो पर्वतीय क्षेत्रों के जो बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है, या इसे घाटियां भी बोला जाता है। जो
मृदा जो अपरदन है वो कई प्रकार से होते हैं। कुछ जो विस्तृत जो जल क्षेत्र होते हैं, जो डालों में होते हुए बहते हैं, उन क्षेत्रों में भी क्या है, मृदा का अपरदन होता है। और जो मृदा का ऊपरी जो सतह होती है वो क्या है, घुलकर दूसरे स्थानों पे चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं, चादर अपरदन भी बोलते हैं, चादर अपरदन भी कहा जाता है। और इसके बाद में आता है मृदा का जो है संरक्षण, यानी मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण, संरक्षण से पता चलता है या संरक्षण से हमें ज्ञात होता है कि किसी भी प्रकार के पदार्थ को उसके हासमान से, यानी उसको हानि होने से बचाने के जो उपाय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संरक्षण कहलाते हैं। क्योंकि मृदा हमारे जीवन का जो है आधार होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो मिट्टी जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक प्रमुख तत्व के रूप में पाई जाती है। क्योंकि अधिकतर जो क्षेत्र अनाज का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा, मृदा के द्वारा होता है। इसी मृदा के अंदर हमें अनेक प्रकार के खनिज तत्वों की जो है प्राप्ति होती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र विशेष की जो मृदा होती है उसकी सुरक्षा हमें जरूरी होती है। और इस मृदा का जो संरक्षण है वो किस प्रकार किया जा सकता है। मृदा संरक्षण में सबसे जरूरी है जिन क्षेत्रों के अंदर नदियों का जो जल है बहाव ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में हम बांध बनाकर जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके साथ वन क्षेत्रों के अंदर जो है पेड़ लगाकर और रक्षक मेखला, रक्षक मेखला का मतलब होता है किसी कतार में पौधों यानी पेड़ों को लगाना। ये क्या कहलाता है, रक्षक मेखला कहलाता है। इसके साथ साथ जो मृदा जो अपरदन है वो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, ज़्यादा होता है। और जिन क्षेत्रों में जो पहाड़ी है उन क्षेत्रों में जो सीढ़ीदार जो खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत या क्यारियां बनाकर भी मृदा के अपरदन को हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीच बीच में घास थल यानी घास थल बनाकर भी हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। और समुचित जुताई या दिशा के जो विमुख है, विमुख ढाल जो होते हैं उसमें हम जो मेड़ बनाकर भी क्या है, मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। और विमुख ढाल, जो विमुख ढाल होता है, विमुख ढाल की तरफ बुआई करके, विमुख ढाल की तरफ बुआई करके भी हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ जो जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलती है उन क्षेत्रों में हम या तो उन क्षेत्रों में जो छोटे वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की जो मात्राएं हैं वो अधिक करेंगे, या फिर जो बड़ी मेड़ होती है उसका हम निर्माण करके उन क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं ऐसी है जिनके द्वारा हम मृदा को अपरदन से रोकते हैं और इस मृदा का संरक्षण करते हैं। भारत में जो पर्यावरण की जो दशा है वो क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भिन्न भिन्न होती है। देखिए, जो भूमि निम्नीकरण होता है वो भी क्या है, मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारण होता है, इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो आज हमने संसाधन एवं विकास के में जो मृदा अपरदन के बारे में आज हमने जाना, भूमि उपयोग के बारे में हमने जाना, संसाधन क्या है और विकास किस प्रकार है, संसाधन जो है के द्वारा हम विकास जो है वो किस प्रकार कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें इस
संसाधन और विकास चैप्टर के अंदर हमने की है। थैंक यू वेरी मच।